हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द फोर्स, आपसे पूछा क्या जा रहा है, फोर्स between two small charges having 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि अगर दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो हमारे पास फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू डालिए तो यहाँ से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 इंटू 0.3, क्योंकि नीचे स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई हुआ। अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 100 से, तो ये दो जीरो से 2 डेसिमल हो गया। 3 इंटू 3 9, 9 से 9 गया, 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 6। ठीक है, और यहाँ देखिए पावर है कितना 9 और यहाँ पे है 2, तो ये आ गया पावर प्लस का 11 और यहाँ पे है -14, ये आ जाएगा -3, तो 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इसको आप बोल सकते हैं कि आ जाएगा 6 मिली न्यूटन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, चार्ज अगेन दिया हुआ है यहाँ पे 0.4 माइक्रोकूलम, ड्यू टू अनदर चार्ज, अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, दूसरा चार्ज भी दिया हुआ है। ठीक है, इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर and what is the force on the second sphere due to first। ठीक है, सेकंड का तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो जो फर्स्ट वाला चार्ज जितना फोर्स लगाएगा सेकंड वाले पे उतना ही फोर्स सेकंड वाला भी फर्स्ट पे लगाएगा, तो सेकंड पार्ट तो इजीली हो जाएगा। ये आपको पहले से पता है कि फोर्स की वैल्यू वही आएगी, इसका मतलब फोर्स कितना होगा 0.2 न्यूटन। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 0.2 न्यूटन दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट का आंसर 0.2 न्यूटन हो गया। अब फर्स्ट पार्ट का देखिए, आपके पास F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज दिया हुआ है कितना 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 और दूसरा दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 न्यूटन दी हुई है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको देखिए, इसको अगर आप उधर लेके जाएं, ठीक है, इस चीज़ को इधर लेके जाएं और इसको इधर लेके आएँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दीजिए पॉइंट, यहाँ से ये मिटा दो, यहाँ आ जाएगा 0.2 और यहाँ पे आ गया d²। ठीक है, अब यहाँ पे 100 से 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, और इस 10 से ये डेसिमल चला गया। अब यहाँ देखिए आपको डी निकालनी है,
यहाँ डी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू देखिए, इन सबका अंडर रूट करिए, 9 का अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -6 दो बार है, ठीक है। तो इसका जब आप अंडर रूट करेंगे तो यह आ जाएगा 10⁻⁻6। उसके बाद क्या बचा देखिए, यहाँ पे है 0.8 और यहाँ पे है 10⁻9। अगर इसको मैं 10⁸ कर दूँ तो ये डेसिमल हट गया और इस 2 से ये 4 टाइम्स चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो इसका आ गया 4, ठीक है। और यहाँ पावर 8 है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा पावर 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 × 2 12 और यहाँ पे है -6, यहाँ पे है 2, तो आ गया 10⁻⁻2 मीटर। इसको बोल सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस, ये प्रूफ करना है। देखिए अब इसका बहुत सारे बुक्स जो है जो लोग सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये डायमेंशनलेस है। मैं इसको आसान तरीके से करता हूँ। हमने कहा कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके पास एक प्रोटॉन है, चार्ज दोनों पे सेम होगा, ई इस पे भी होता है, इस पर भी ई होता है। इसका मास me और इसका मास mp है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कितना लगेगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 मतलब E²/R²। इसी को इस 1/4 पे ε0 को इन्होंने k बोला हुआ है, तो आप इसको बोल दीजिए k E²/R², ठीक है। अब ये मास भी तो है तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दो कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, कैपिटल G, इन दोनों का मास का प्रोडक्ट, तो me × mp/r²। अब देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये है क्या, फोर्स है, और फोर्स होगा तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। सेकंड वाला भी क्या है, फोर्स ही तो है और इसका भी यूनिट फिर न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसको डिवाइड करेंगे Fe/Fg तो ये फोर्स/फोर्स, इसका डायमेंशन न्यूटन/न्यूटन बोले तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, ये क्या बता रहा है। बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना ज़्यादा होता है, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए अब, ठीक है, कहानी हो जाएगी ख़त्म। तो k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और इन सबको आप सॉल्व करिए तो ये लगभग 10⁻39 आ जाता है। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब सिंपल है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या कहा गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। तब तो हम लोगों को पता है कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ±ne, Q = ne। मतलब जो चार्ज है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
ई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एनर्जी है क्वांटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, क्वांटाइज होती है, वैसे ही चार्ज भी क्वांटाइज है। अब सेकेंड पार्ट कहा गया कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक चार्ज। मतलब जब चार्ज बड़ी हो जाती है तो इस कंसेप्ट को हम क्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका जवाब है कि जो चार्ज होता है, अगर Q की वैल्यू आप 1 कूलम लें तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आती है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1 कूलम के अंदर 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे कभी आप देश का बजट देखे हो, पेश होता है तो लाख करोड़ में होता है। लाख करोड़ को अगर आप लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा डिजिट होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, लाख करोड़ में देते हैं। दुनिया की जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी संपत्ति भी लाख करोड़ में रिप्रेजेंट होती है, आपकी संपत्ति करोड़ में रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि नंबर बहुत बड़ी है इसलिए हमें उस टर्म में डील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्वांटाइजेशन को मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट में इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन पे ये बेसिकली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ। अ सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विथ एनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर आप रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पे चला जाता है। तो एक का जो लॉस है दूसरे का गेन है, तो चार्ज तो कंजर्व रहा, इसमें कोई बात कहने की है ही नहीं कि एक बॉडी से चार्ज निकलता है उतना ही चार्ज दूसरे के ऊपर चला जाता है, तो ओवरऑल नेट चार्ज का कोई लॉस नहीं होता है। दूसरी चीज कि अगर दो बॉडी को अगर आप रब कर रहे हैं तो कौन सा बॉडी चार्ज देगा, कौन सा चार्ज लेगा, ठीक है। तो इसका जवाब मिलता है मटेरियल के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कि किसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक सीरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ठीक है। इसमें उन्हें बहुत कम मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स, हर मटेरियल्स के लिए आप ऐसा सीरीज बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है जैसे रबिट फोर है, हेयर है, ग्लास है, माइका है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनको भारी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन ये छोड़ना चाहते हैं। ये नीचे वाले क्या है, जैसे सिल्क है, पेपर है, वुड है, अंबर है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आइए, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो ग्लास कहाँ है, देखिए ग्लास ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो क्या होता है आपका, यहां देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे सोडियम है, ठीक है, अगर आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। अगर क्लोरीन को ही आप इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, जो ग्लास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और किसी का भी लॉस और गेन नहीं हुआ है। इसने क्या किया, लूज किया है और आपके सिल्क ने गेन किया है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिए 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको बना लेते हैं पहले। ये मान लीजिए आपके पास स्क्वायर है,
ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 2 मिली कूलम है, यहाँ पर भी 2 मिली कूलम है, यहाँ -5 मिली कूलम है और यहाँ पे -5 मिली कूलम है, मतलब 2 ही चार्ज यूज हुआ है। तो अगर मैं ए पे, ए वाले को यहाँ ले लिया मैंने 2 मिली कूलम, बी पे कितना है देखिए -5 मिली कूलम, सी पे कितना है 2 मिली कूलम और डी पे कितना है -5 मिली कूलम। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 मिली कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये इसका सेंटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर को मान लीजिए कि ये O है। अब यहां देखिए आपके पास या तो आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, ठीक है। दूसरा है कि आप बिना वैल्यू रखे भी ये दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं देख चुका हूं, तो आप देख चुके हैं कि यहाँ का चार्ज यहाँ का चार्ज सेम है। मतलब अगर इस चार्ज को देखिए, ये चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। यहां देखिए ये चार्ज माइनस है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज माइनस है तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। अब देखिए ये जो वैल्यू है OA या कहिए OB या कहिए OC या कहिए OD, ये सब सेम है, ये डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल √2L होता है तो ये L/√2 होगा, मतलब 10/√2 होगा। 10 को आप लिख सकते हैं ऐसे 5 × 2/√2, तो ये डिस्टेंस आ गया 5√2, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 5√2 आ गया। अब देखिए सबसे पहले ए की वजह से निकालिए, FA क्या होगा K × Q1 2 × 10⁻³ Q2, फॉर्मूला बेसिकली हम लोग ये यूज कर रहे हैं, F = K Q1 Q2/R², ठीक है। तो ये हो गया Q1 और यहाँ पे कितना है 1 मिली कूलम है, तो Q2 हो गया 1 × 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 5√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब होगा किधर देखो, ये A से बाहर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम A होगा, मतलब ये डायरेक्शन रखिए, ये वाला FA की वैल्यू ये वाला होगा, ठीक है। अब FC निकालिए, FC भी देखिए ध्यान से, तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम और ये डिस्टेंस भी सेम है। अब FA इक्वल है FC के एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। डायरेक्शन इसका क्या है, अपोजिट है, इसको साफ सुथरा लिखिए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, जिसकी वजह से इन दोनों का नेट फोर्स मैं इसको बोल देता हूं FAC, क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुआ, मतलब इस इन दोनों की वजह से फोर्स कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली अगर आप दूसरे वजह से देखिए, इसकी वजह से देखिए FB इधर की तरफ होगा क्योंकि ये निगेटिव है, और FD इधर की तरफ होगा, और दोनों की वैल्यू FB और FD दोनों इक्वल होगा, और इसका भी क्या होगा K, और इसका चार्ज है 5 × 10⁻³ और ये 1 × 10⁻³ अपॉन 5√2 का स्क्वायर।
अगेन यहाँ पे क्या है, एफ बी और एफ डी इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगेन इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एफ बी डी में बोल दे रहा हूँ, एफ बी डी क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कॉन्टिन्यूअस कर्व, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती हैं कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं, ऐसा क्यों है, सडन ब्रेक्स क्यों नहीं होता है। तो इसका जवाब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टेस्ट चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, टेस्ट चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं, टेस्ट चार्ज कंटिन्यूअस मूव करते रहती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए खास बात क्या है कि यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी में यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर दो फील्ड लाइंस, मान लीजिए एक फील्ड लाइंस ये है और एक फील्ड लाइंस ये है, और दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पे इंटरसेक्ट होगी, यहां देखिए ये डायरेक्शन इधर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर आएगा, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए अगर वो क्रॉस करेंगे तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, मतलब दो डायरेक्शन हो सकते हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन, 2 point charges this and these are located 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। ये इनके बीच का डिस्टेंस है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। आपके पास मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, ये कितना, 3, कितना चार्ज है ये, 3 मिलीकूलम। दूसरा कितना है, -3 मिलीकूलम, ठीक है। कहाँ पूछा गया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये टोटल डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से उससे बाहर की तरफ होता है और निगेटिव चार्ज से उसकी तरफ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा। मान लीजिए ये ए दिया ही हुआ है, ये ए है और ये बी है, तो ई ए की वैल्यू इधर होगी, और ई बी क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है, ई बी की वैल्यू भी इधर की तरफ ही होगी। अब देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो आपका नेट फील्ड जो है, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। और क्योंकि ई ए और ई बी क्या होगा, फॉर्मूला होता है ई का, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कितना है ये क्यू, 3 × 10⁻³
अपॉन डिस्टेंस है 0.1 मीटर। ठीक है, यही चीज़ वो भी आएगा, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, ये हो गया 3 × 10⁻³ अपॉन ये हो गया 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से ये -2 कट के यहाँ पे -1 हो जाएगा, अरे -1 कट के यहाँ पे 8 बच जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बच क्या गया यहाँ पे 9, अरे बच गया 6, तो 9 6 जा 54 और ये हो गया 10⁸ ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, इफ अ नेगेटिव स्ट्रेस चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस is placed at this point, what is the force experienced by the test charge। अब अभी हम लोग बात कर चुके हैं, फोर्स क्या होता है, F होता है Q × E। अगर ये निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये चीज मेन आपको समझना है कि F = QE तो होता है, लेकिन अगर Q पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, अगर Q निगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि ये हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट अब करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा Q × E। Q की वैल्यू कितनी है 1.5 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू आई थी 5.4 × 10⁻⁹ इतना न्यूटन का हो जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना न्यूटन का फोर्स आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्ज दिया हुआ है, दिस एंड दिस, लोकेटेड एट, यहां देखिए 0 0 0, मतलब ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं जेड एक्सिस इधर ही बना लूं, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है, ये 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये -15 होगा और यहाँ पे +15 है। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है 2.5 × 10⁻⁻7 और यहाँ पे रखा हुआ है -2.5 × 10⁻⁻7। ठीक है, इसका नाम है A और ये है B। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का सम हो जाएगा। तो ये 2.5 × 10⁻⁻7 -2.5 × 10⁻⁻7, तो नेट चार्ज का आ गया 0। सिंपल सा बात है। फिर क्या कहा गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पहली बात, तो इसका डायरेक्शन तो ये होगा। ठीक है, किधर होगा, B से A की तरफ, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड उनके बीच का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे अगर P निकालना होगा तो चार्ज कितना है 2.5 × 10⁻⁻7 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। तो यह आ गया, ये हो गया 25
ये आ गया 0.75 इंटू 10⁻⁷ और यहाँ से कूलम मीटर, ये आ जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट दिया हुआ है कितना? 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, अलाइंड एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके साथ जो है ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, डायपोल इधर होगा आपका P की वैल्यू। ठीक है, अब क्या दिया गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E की वैल्यू भी दे दी गई है। E की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। एक लाइन का क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है PE sin थीटा। P की वैल्यू दी हुई है कितना? 4 × 10⁻⁹। E की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁴ और sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। 2 से ये 2 कट गया और ये हो गया 5, 2 × 10, तो आ गया 10⁵ -9 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन? देखिए, पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव निगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे आपके चार्ज दिया हुआ है कितना? ये। ठीक है, अब कहा गया एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = NE होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चार्ज दिया हुआ है कितना? 3 × 10⁻⁷, n की वैल्यू नहीं पता और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 3 × 10⁻�7। अब एक चीज़ बताइए हमें, ये वाला वैल्यू 1 कूलम के अंदर हम लोग बहुत पहले निकाल चुके थे। ये होता है 6.25 × 10⁻18। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 × 10⁻7। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1.875 × 10⁻12 के आसपास आता है। ठीक है, अब कहा गया इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास। बिल्कुल, क्योंकि मास आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के मास से आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना मास ट्रांसफ़र होगा? मास ट्रांसफर कितना होगा आपका? तो एक मास का आप एक इलेक्ट्रॉन का मास लिख लीजिए 9.1 × 10⁻31 इंटू ये जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक है, ये कितना था? 1.875 × 10⁻12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ आपका 1.7 × 10⁻−18 kg आता है। ठीक है, 10⁻−18 kg ये आपका कैलकुलेशन है, इसमें
मैं कुछ नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई तो मैं सिखाऊंगा नहीं। मेन चीज़ इसमें क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये आपको अगर पता होता तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स। फोर्स पूछा गया है आपसे यहाँ पे। ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज दिया गया है 6.5। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट रख दीजिए, ये होता है 9 × 10⁹ ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। Q1 और Q2 दोनों सेम है, कितना है 6.5 × 10⁻⁻7। ठीक है, 2 बार है तो ये स्क्वायर हो गया, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कुछ 1.5, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कहा गया व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अमाउंट। अगर आपने क्या किया इसमें चार्ज की वैल्यू डबल कर दी, यहाँ पे देखिए डबल द अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 सेम था, तो पहले F था K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था देखो Q1 और Q2 दोनों सेम था, इसको मैं Q बोल दिया। ठीक है, अब क्या कहा गया कि फोर्स चेंज हो गया, तो फोर्स मान लीजिए F डैश हो गया, K तो सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया मतलब 2Q हो गया, इसको स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब R/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये ऊपर चला गया, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और ये आ गया K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, 16 टाइम्स आपका क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज़्यादा हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 इंटू ये आपका कितना था 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.24 न्यूटन आ जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, साइन पूछा गया सबसे पहले आपको तो। ठीक है, अब आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वाले पार्टिकल्स ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं दोनों, तो ये वाले क्या होंगे, निगेटिव होगा, ये वाला भी निगेटिव होगा। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये निगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये वाला चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये डायरेक्ट आपको पता चल गया। ठीक है, फिर पूछा गया विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज रेशियो। ठीक है, अब देखिए ये कैसे डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन देखो ऐसे होता है, प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q × E। अब इसकी फोर्स की वजह से अगर चार्ज के मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए A की वैल्यू आ गई, देखिए Q/m × E। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन की वजह से कौन ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है प्लस कौन ज़्यादा डेविएट हुआ है, ये देखना है आपको। तो डेविएशन देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आपको डेविएशन पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा डेविएशन इसी का हुआ है। अब डेविएशन कौन डिसाइड कर रहा है, देखो
डेविएशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मतलब डेविएशन किस में है, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो वाई के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली मान के चल रहे हैं कि u 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो क्या हो गया 1/2 क्यू अपॉन एम, ठीक है, ई टी स्क्वायर। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया, इसमें क्या क्या चीज़ है आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पार्टिकल के लिए, तीनों के लिए सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया। तीनों के लिए टाइम भी सेम है, दोनों को सेम टाइम मिला, दोनों को सेम फील्ड मिला। इसका मतलब डिफ्लेक्शन कौन डिसाइड करेगा, Q अपॉन एम रेशियो डिसाइड करेगा। इसका मतलब y क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन एम रेशियो हो गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन हुआ है, थर्ड वाला हुआ है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा Q/m रेशियो होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्या कहा गया, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहा गया व्हाट इज द फ्लक्स, और किस डायरेक्शन में है, देखो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड ऑफ स्क्वायर of 10 centimeter side which plane is parallel to the YZ plane। अब ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेन है, देखो अगर मैं इस प्लेन को x मानूं, ठीक है, इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं और ये वाला प्लेन z मानूं, मतलब ये वाला प्लेन z है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। तो ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज, ये क्या होगा, YZ प्लेन होगा। और जो एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये कहाँ चला गया, देखो इसके परपेंडिकुलर, मतलब x डायरेक्शन में ही चला गया। क्योंकि आप देखो इसको आप x मान रहे हो, इस प्लेन को अगर आप ऐसे ले लो तो आप इसको x मान रहे हो, इसको y मान रहे हो और ये z है। तो ये y और ये z, तो ये YZ प्लेन हो गया। और YZ प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ गया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, 0। अभी आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E डॉट ए। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और A एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब इस केस में इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, E इंटू ए। E दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 3, और एरिया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, अब यहाँ से ये आ जाएगा आपका कितना, देख लो 30 आ जाएगा ये, क्योंकि 1 2 0 से तो 2 चला गया, 30 आ गया। और ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब क्या कहा गया सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो E डॉट ए है, इसके बीच का एंगल थीटा होता है, और ये एरिया वेक्टर बेसिकली नॉर्मल का ही डायरेक्शन होता है। जो प्लेन होता है उसका जो नॉर्मल है, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दिया गया कि अभी कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो इस केस में अब नया फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है, ई ए की वैल्यू देखो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये 30 है, और cos 60 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अब प्रीवियस क्वेश्चन में ही जो फील्ड दिया हुआ गया था, कहा गया व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ एक्सरसाइज 1.14 थ्रू अ क्यूब, क्या कहा गया, क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्यूब ले लिया, तो हमने यहाँ पे क्यूब ले लिया। देखिए इसका साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये कांस्टेंट है, गॉस लॉ में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये एक आपके पास, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो ये क्यूब नहीं है लेकिन इसको आप इसमें भी 6 फेसेज हैं। अगर आप इसको ऐसे रखें, इधर रखें एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इस प्लेन की वजह से देखो, इस प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना बना 90, इसकी वजह से फ्लक्स जीरो। फिर देखो नीचे, नीचे कहाँ गया, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अभी भी एंगल 90, cos 90 जीरो, इसकी वजह से भी फ्लक्स जीरो। इसका देखो, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर की तरफ, एंगल 90, फ्लक्स जीरो। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर मेरी तरफ, एंगल 90, फ्लक्स जीरो। अब देखो इसकी वजह से एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल जीरो, फ्लक्स की वैल्यू E इंटू ए। लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर इधर, एंगल 180 हो गया, तो यहाँ पे cos 180 -1 होता है, तो इसका फ्लक्स क्या आ गया, माइनस E इंटू ए। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, लेकिन तभी पॉसिबल है जब ये वाली चीज कांस्टेंट होगी। अब देखिए ये दो चीज है, ये दो प्लेट देखिए, इस प्लेट में इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना बन गया 180। ठीक है, इसको मैं 1 बोल दूं तो इसका फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई ए माइनस के साथ। इसको अगर मैं 2 बोलूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आ जाएगा, E इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, इस वाले सरफेस का देखो, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90, फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। इसका भी देखो, इसका एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90 बना, जीरो हो गया। मतलब नेट फ्लक्स जो आप अगर देखेंगे तो इस वाले की वजह से माइनस ई ए और इस वाले की वजह से प्लस ई ए, और बाकी वजह से क्योंकि cos 90 है, जीरो हो गया, तो नेट फ्लक्स, ओवरऑल फ्लक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा गया, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है थ्रू द सरफेस इज दिस, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या था, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट चार्ज इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना दिया हुआ है, देखो ये रहा फ्लक्स की वैल्यू कितनी, 8 इंटू 10 टू द पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 70.8 नैनो कूलम। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, इसके इतने ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन कहा गया कि, कहा गया सेकेंड पार्ट यहां से, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0, could you conclude that there are no charges inside the box?
ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब फ्लक्स क्या कहता है, देखो जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर नेट फ्लक्स दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स जीरो हो गया, अगर फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी। और एप्सिलॉन नॉट तो जीरो है नहीं, देखो ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू अभी आपने यहाँ लिखी हुई थी, ये पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो है नहीं। इसका मतलब आपके पास क्या हो सकता है कि ये वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है, ये वैल्यू जीरो हो जाए। अब ये जीरो दो तरीके से हो सकता है, या तो सीधे Q इनक्लोज उसके अंदर कोई भी चार्ज ना हो, वही जीरो हो जाए, जो चार्ज है हो ही ना उसके अंदर, कोई भी चार्ज नहीं है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सम ऑफ चार्जेस, सम ऑफ चार्जेस क्या है, इज जीरो हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मान लीजिए एक चार्ज है प्लस Q, दूसरा चार्ज है माइनस Q, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। एक है प्लस 10Q 10 कूलम, दूसरा हो गया माइनस 10 कूलम, तो उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो। तब भी फ्लक्स जीरो हो सकता है। इसका मतलब कि अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उनके अंदर चार्ज नहीं है। हो सकता है कि चार्ज ना हो, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उनका जो नेट चार्ज अंदर है वो जीरो है। नेट चार्ज दूसरे तरीके से भी जीरो हो सकता है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ये भी आपका गॉस लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये एक प्लेट दिया हुआ है, देखिए ए पॉइंट चार्ज 10 कूलम इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए ये एक प्लेट है, जैसे ये है एक प्लेट, देखो ये एक प्लेट है, यहां पे चार्ज नहीं है, चार्ज यहां पे है। ठीक है, चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है। इस केस में ये जो चार्ज है इनक्लोज्ड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि चार्ज को इनक्लोज्ड करना रहेगा। क्या करना रहेगा, चार्ज को इनक्लोज्ड करना रहेगा। अब देखिए मैंने फिगर बना रखा है, हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला प्लेट था, देखिए ये आपका स्क्वायर दिया हुआ था, इतना पोर्शन ये दिया हुआ था। ठीक है, हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। अब ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। क्यूब कैसा बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक इधर से और एक इधर से, मतलब टोटल 6 स्क्वायर लगे और वो एक चार्ज क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, अब जब इसके अंदर गॉस लॉ लगाएंगे तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या होगा, जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्क्वायर प्लेट की वजह से। अब कितने स्क्वायर प्लेट हैं, 6 स्क्वायर प्लेट हैं। ठीक है, तो एक प्लेट की वजह से फ्लक्स ड्यू टू स्क्वायर प्लेट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। तो ये जो आपका नेट रिक्वायर्ड फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगी, 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में Q दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है, 10 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, 10 कूलम रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 1.88। कैसे करेंगे, जो आपका फ्लक्स आया
इसकी वैल्यू आ गई 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखिए 1/6, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 कूलम, और इसकी वैल्यू रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.88 इंटू 10⁵ क्या जाएगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेशन करना है, फिजिक्स आपका यहीं पे ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये आपका क्या है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी गॉस लॉ का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलम, क्यू की वैल्यू दी हुई है कितनी 2 माइक्रो कूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इज एट सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। तो बना लीजिए क्यूबिक गॉसियन सरफेस, ये रहा आपका क्यूब। ठीक है, फटाफट क्यूब बन गया एक। अब क्या कहा गया कि चार्ज इसके सेंटर पे रखा गया है कहीं पे। अब अगर चार्ज सेंटर पे है तो गॉस लॉ से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज्ड ही, और कितना है ये वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप सॉल्व करिए, फिजिक्स यहाँ खत्म हो गया। ये वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10⁵। ठीक है, फ्लक्स है तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ये भी गॉस लॉ का क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, माइनस फ्लक्स दिया हुआ है आपका कितना, -10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब इस तरीके से यहाँ पे कोई चार्ज है, ये रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब कहा गया है हाउ मच फ्लक्स वुड पास इफ द सरफेस इज डबल्ड। अगर आपने इसको बड़ा कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है डिपेंड करता है कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अब इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है और जो बड़े वाले के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है सेम है, तो फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या रहेगा, यही रहेगा, फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब सेकंड पार्ट में आ जाइए, कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो कितना आ जाएगा -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। कितना आ जाएगा कूलम। डायरेक्ट क्वेश्चन था, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहा गया, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैव अननोन चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट 20 सेंटीमीटर। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और पूछा कहाँ जा रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर। ठीक है, कहाँ पे पूछा गया 20 सेंटीमीटर पे। ये आपका स्फीयर था जिसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर।
लेकिन पूछा कहाँ गया, इधर कहीं पे, ये वाला पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर वाला पूछा गया। तो आपको पता है कि अगर स्फेयर के बाहर कोई पॉइंट होता है तो स्फेयर बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट पॉइंट चार्ज वाली आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए कितना दिया हुआ है, 1.5 × 10⁻³ इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू आपको नहीं मालूम, और R की वैल्यू कहाँ निकाल रहे हैं, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। इसको स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिजिक्स आपका क्या हो गया, यहीं पे ख़त्म। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। यह आ जाएगा 6.67 नैनो कूलम, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके स्फेयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। चलिए अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन कहा गया, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब पूछा क्या गया, देखो यहां से कहा गया फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर। अब स्फेयर का चार्ज निकालना है तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ये वाली, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई r²। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। वैल्यू रख दीजिए। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 80, ठीक है। और ये हो गया 4 × 3.14, और रेडियस के लिए डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.4, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.2, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। फिजिक्स यहीं पे ख़त्म हो गया है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इसमें एक चीज़ देखिए, ये आपका माइक्रो में दिया हुआ है, माइक्रो में वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक और 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.45 × 10⁻³ कूलम। ठीक, कैलकुलेशन आपको करना है। देखो फिजिक्स यहीं तक है, क्या है फिजिक्स, फिजिक्स यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ये माइक्रो में दिया हुआ था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है। अब क्या है इसमें देखो, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिविंग थ्रू द सरफेस। अब चार्ज पता चल गया तो आपको फ्लक्स तो निकल ही जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q है 1.45 × 10⁻³ अपॉन 8.85 × 10⁻12। फिजिक्स यहाँ ख़त्म। यहाँ से कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करना आपका काम है। ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.6 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम
मीटर स्क्वायर। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए कहा गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड। तो आपको पता है कि फील्ड की लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है, यहाँ से अगर आपको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो गॉस लॉ में हमने इसको डिराइव किया था और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए फील्ड दिया हुआ है, फील्ड की वैल्यू दे दी गई है कितना? 9 × 10⁴। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। ये हो गया 2 × लैम्डा अपॉन r। कितने डिस्टेंस से पूछा गया है? 2 सेंटीमीटर पे, तो 2 × 10⁻²। 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? इसको इधर लेके आ जाओ और ये नीचे आ जाएगा, तो ये जाके -2, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, क्योंकि ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे एनसीईआरटी के। क्वेश्चन है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन। सिग्मा दिया हुआ है, कितना दिया है सिग्मा की वैल्यू? 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहता है। ये है सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा, अपोजिट पोलरिटी है। अब क्या पूछा गया है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब आपको एक चीज समझना है यहाँ पे बस, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। अगर ये चीज़ समझ में आता है, बात खत्म हो गई। क्या हुआ यहाँ पे? देखिए ये है पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे आपको निकालना है तो इसकी वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है σ/2ε0। ये है निगेटिव, निगेटिव की वजह से अपनी तरफ होगा और इसकी भी वैल्यू क्या होगी? σ/2ε0। इक्वल एंड अपोजिट दोनों कैंसिल आउट हो गए। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? 0। सिमिलरली यहाँ देखिए इसकी वजह से इधर की तरफ होगा σ/2ε0, इसकी वजह से बाहर की तरफ होगा σ/2ε0। यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट, नेट फील्ड यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब आते हैं बीच वाले एरिया पे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर पॉइंट है, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इधर जाएगा σ/2ε0। ये निगेटिव है तो अपनी तरफ जाएगा σ/2ε0। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या आ गया? σ/ε0। दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा σ/ε0। अब इसकी वैल्यू चाहें तो आप लिख दीजिए। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 17 × 10⁻22 और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 2 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये अप्रॉक्स वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए
थैंक यू।